पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ओडीआई सीरीज का आगाज पाकिस्तान के विनिंग मैच के साथ हुआ। पाकिस्तान ने अच्छा आगाज किया है वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से और न्यूजीलैंड को हराया। अब ये कोई क्या है, न्यूजीलैंड हल्की वल्की देखें, वो आइए खेलने और हम उसको हरा रहे हैं, हमें इस जीत को क्रेडिट लेना चाहिए। आपके पास मिडिल ऑर्डर में है कौन? दो खिलाड़ियों के अलावा हारिस सुहेल और आगा सलमान। हारिस सुहेल आपका इंजरी का शिकार है, आपका एक मिडिल ऑर्डर रह गया। आपकी जो सबसे मसले वाली इस वक्त पाकिस्तान टीम है तो आपका मिडिल ऑर्डर है। शान मसूद को परफॉर्म करना होगा, नहीं तो फिर क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले अब इतने मैचेस नहीं है कि हम शान मसूद को और ज़्यादा मौका दें। तो मुझे तो लगता है इफ्तिखार की जगह निकलती हुई नजर आ रही है। इफ्तिखार, अच्छा आपको लग रहा है इफ्तिखार की मिडिल ऑर्डर आपके पास है कुछ लोगों का कहना है कि अब्दुल्ला शफीक को खिलाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ओडीआई सीरीज का आगाज पाकिस्तान के विनिंग मैच के साथ हुआ। कल हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम कितना प्रिपेयर है इस मैच के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स ये प्रेपरेशन टाइम है फॉर द वर्ल्ड कप। पहले मैच में ही पाकिस्तानी टीम ने अपनी भरपूर अंदाज में अच्छी परफॉर्मेंस देकर न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से शिकस्त दी है। बात करते हैं, बहुत से खिलाड़ियों ने अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखाई। एक एक खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे, लेकिन लेट्स इंट्रोड्यूस अतीकुर रहमान, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसा रहा कल का शो? किस तरह, मतलब इंटरेस्टिंग था? बहुत मज़ा आया क्योंकि वर्ल्ड कप की मुहिम का आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी जीत के साथ मुहिम का आगाज़ किया है। तैयारियों का जिस तरह आपने कहा कि वर्ल्ड कप है और पाकिस्तान ने बहुत अच्छा अपना आपको शो किया और जीत होती है। ये एक अलग बात है कि उस जीत के पीछे खामियों में पर्दा पड़ जाता है, उस पर भी हम डिबेट करेंगे। लेकिन जीत को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और पाकिस्तान ने अच्छा आगाज़ किया है वर्ल्ड कप की तैयारी के हवाले से और न्यूजीलैंड को हराया। अब ये कोई क्या है, न्यूजीलैंड हल्की वल्की देखें, वो आइए खेलने और हम उसको हरा रहे हैं, हमें इस जीत को क्रेडिट लेना चाहिए, खिलाड़ियों को देना चाहिए और इस जीत के सफ़र को बरकरार रखना चाहिए। यस, हमें थोड़ी एनर्जी मिल गई बिकॉज T20I जब खेले गया वो लेवल होने के बाद हम थोड़े मायूस हो गए थे या थोड़े से नाराज़ हो गए थे अपनी टीम से, लेकिन स्टार्ट बहुत ज़बरदस्त रहा। हम बात करते हैं फर्स्ट इनिंग्स, जब हमारे बॉलर्स की बारी आई, खासकर हम बॉलिंग की बात करें तो कल नसीम बहुत अनप्लेएबल थे और बैटर्स को बहुत टफ टाइम दे रहे थे। 2 विकेट्स लिए उन्होंने और जब उन्होंने लास्ट बॉल पे जो विकेट ली ना, उसका तो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। और नसीम शाह को परफॉर्म करना था क्योंकि जिस तरीके से नसीम शाह की परफॉर्मेंस पर बात सामने आ रही थी और फिर उनके मुतबादिल जमान आ गए थे, एहसानुल्लाह आगे आके खड़े हो गए थे और नसीम शाह की खुद की परफॉर्मेंस ख़राब हो रही थी और फिर उनका जिस तरीके से था एक थोड़ा हीरोपंथी उनकी खत्म नहीं हो रही थी, उन पे क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था कि वो एग्रेशन नहीं है उनमें और वो ज़्यादा उसमें चले गए थे, थोड़ा ग्लैमर की तरफ ज़्यादा चले गए थे। अगर आप देखें तो ऐसा लगता था कि ड्रेसिंग रूम में एक हीरो बैठा है, बहुत सारी क्रीम व्रीम लगा के। अब उनकी क्या गलती, उन्हें कमर्शियल भी शेव लेकिन अब शुगर शेव का मिला, लेकिन चले उनको करें, मैं ये नहीं कहता कि नहीं करें, हीरो हैं आप, बने हीरो, गुड लुकिंग, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को उसको हावी ना होने दें। अपने इस हीरोपंती को, अपने इस एक्शंस को, आप जितना एक्शन है आपने ग्राउंड पर बनाए, उसको जितना इम्प्रूव करेंगे, ये सब बाकी जो है ये एक्शन और ये खूबसूरती, अब आगे बहुत टाइम है, बहुत लाइफ है नसीम शाह के लिए। तो शुक्र है चले नसीम शाह को जिसने भी समझाया होगा, लेकिन नसीम शाह की कल बॉल बहुत ज़्यादा हो रही थी और इब्तदाई 6 विकेटों में 6 मैचेस के अंदर सबसे ज़्यादा विकेटें भी फिर उसकी हो गई है नसीम शाह की। लेकिन साथ साथ शाहीन और हारिस रऊफ़ की बॉलिंग वो नहीं कर रही थी जिस तरीके से होनी चाहिए। गो के शाहीन शाह का आखिरी स्पेल जो 3 ओवर्स का था वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, जिसकी वजह से वो इतने रन नहीं कर सके, वरना लग रहा था कि शायद 300 का हिस्सा जो है वो अबूर करेगी, न्यूजीलैंड की टीम उसको टच करेगी। लेकिन शाहीन शाह का वो आखिरी स्पेल बहुत अच्छा था, लेकिन स्टार्टिंग जो है हारिस रऊफ़ और शाहीन का वो उस तरीके से नहीं हो सका, या जो एक लंबी पार्टनरशिप 100 की लगी मिचेल के अंदर और विलियम के दरमियान जो पार्टनरशिप लगी, तो वो उसको नहीं तोड़ पाए, ना हमारे स्पिनर तोड़ पाए, नवाज़ भी नहीं तोड़ पाए, शादाब भी नहीं तोड़ पाए उसको। लेकिन ये कि क्योंकि जब गेंद पुरानी हो रही थी ना, तो थोड़ा सा बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, वरना तो ये विकेट तो पिंडी की सबको मालूम है थोड़ा सा है, लेकिन इतनी आसान भी नहीं थी। यस राइट। नसीम को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन कल उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग के साथ अपनी परफॉर्मेंस दी और लेकिन आगे बढ़े। टारगेट जो दिया गया न्यूजीलैंड की जानिब से 289 का टारगेट था, क्या लगा? ये टोटल वाज गुड और टोटल के बाद आपकी क्या फीलिंग्स थी कि जो टीम है हमारी वो चेस कर लेगी? देखिए, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड ने जो मेरी अपनी फीलिंग है, ये न्यूजीलैंड की एक गलती हुई, मुझे लगता है कि जब इतना अच्छा उनका स्कोर चला गया था
और जब वो विल यंग और मिचेल के दरमियान बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी हुई थी और उनका बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसा लग रहा था कि 300 प्लस जाएंगे या 300 तक तो ये टच करेंगे। और जब वो आउट हुआ विल यंग, और उसके बाद मेरे ख्याल से चैंपियन को आना चाहिए था जो बहुत फॉर्म के अंदर थे, क्योंकि उस वक्त टीम की मोमेंटम बनी हुई थी। वो आए बाद में, लेकिन उससे पहले लैथम आए। लैथम, अगर ये पाकिस्तान को कोई खिलाड़ी होते और हार जाता मैच, तो आज लैथम के स्ट्राइक रेट पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होता कि भाई आप इतनी अच्छी टीम आपकी जा रही थी, इतना अच्छा स्कोर आपका आगे बढ़ रहा था, लैथम ने आके उसको थोड़ा सा जो है ना डाउन कर दिया और वो जो फ्लो चल रहा था वो कम हो गया। फिर चैंपियन ने आके थोड़ी कोशिश की, लेकिन वो भी फिर आउट हो गया। तो ये एक लगती है कि न्यूजीलैंड को वहाँ पे उनके डिसीजन थोड़ा, क्योंकि चैंपियन अपने फॉर्म में थे, तो लैथम वैसे भी अपना उसमें जो है ना, अगर उसको वो करता, वो आके ऊपर भी ऐसे ही खेलता है, नीचे भी आके थोड़ा सा रुकता है और खेलता है। लेकिन उस वक्त वो ऐसा था, अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से आखिरी 10 ओवर में वो स्कोर नहीं हुआ न्यूजीलैंड का जो अमूमन होता है। जो अपने स्कोर को अगर आप इतना अच्छा स्टार्ट करें तो आखिरी 10 ओवर 12 ओवर तो आप लूटते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाते हैं। लेकिन वो चीज़ न्यूजीलैंड की टीम नहीं कर सकी। मेरे ख्याल आखिरी 5 ओवर में तो 36-35 रन ही बने और आखिरी 10 ओवर में बहुत ज़्यादा कम रन बने। जो न्यूजीलैंड बना सकती थी वो नहीं बनाया, जो न्यूजीलैंड की एक खामी नज़र आई यहाँ पर। लेकिन न्यूजीलैंड, मैं ये कहता हूँ कि न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप की तैयारी कितने अच्छे अंदाज में कर रही है ना। वर्ल्ड कप इंडिया में है, उनके जो मेन खिलाड़ी हैं वो इंडिया में आईपीएल खेल रहे हैं, देखें। और जो उनके बेंच स्ट्रेंथ है उसके खिलाड़ी वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं, क्योंकि कंडीशंस, एशियन कंडीशन को पता है वर्ल्ड कप में होगी। तो कितनी ज़बरदस्त अंदाज में वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखें, उनके सीनियर प्लेयर्स, जूनियर प्लेयर्स कहें, सभी अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, हर जगह इवेंट्स में हैं। कितना अच्छा प्लान उन्होंने किया है सारा। वेरी नाइस प्लानिंग। वेल, क्रेडिट तो हमारे पेस अटैक को भी जाती है कि उन्होंने इस टोटल को रोकने में अपनी परफॉर्मेंस दी और 300 क्रॉस करने से बचा दिया। लेकिन कमिंग टू आवर बैटर्स, बात करेंगे फ़खर जमान और इमामुल हक की पार्टनरशिप। जब सेकेंड इनिंग्स शुरू हुई और हमारे जो बल्लेबाज ओपनर्स जो थे, उनकी जो एनर्जी थी, एक्चुअली स्टार्ट में ही जो फर्स्ट पावर प्ले था उसमें इतने ज़बरदस्त शॉट्स देखने को मिल रहे थे, उसी वक्त हमें कॉन्फिडेंस आ गया था ये जाएगा, ये मैच आगे बढ़ेगा, इनकी पार्टनरशिप आगे जाएगी। आई वॉज फीलिंग कि दोनों की सेंचुरी होनी चाहिए। Yes. और इमाम तो बहुत, फ़खर भी शुरू के 50 ओवर 50-50 साथ चल रहे थे। फ़खर के शुरू के 50 थोड़ा सा वो स्ट्रगल नज़र आ रहा था, लेकिन उसकी जो 50 फ़खर की हो गई मुकम्मल, उसके बाद तो लगता है फ़खर को वो बॉल फुटबॉल नज़र आ रही थी और उसने बहुत फिर खुल के मारा भी। इमाम भी बहुत अच्छा खेला था। इमाम ने बहुत अच्छी अपनी इनिंग्स को जो है वो बनाया। दोनों ने मेकअप किया अपनी इनिंग्स को और जो टारगेट था, और काफ़ी हद तक बड़ा एक ओपनिंग स्टैंड पाकिस्तान को दिया। तो दोनों की परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी। फ़खर की भी ले लें और इमाम की भी ले लें, दोनों बहुत अच्छा खेले और दोनों को क्रेडिट जाता है। और अगर ये शुरू में ओपनिंग बिगड़ जाती या तो फिर हमारा मिडिल ऑर्डर अभी सबके सामने ही है कि कल क्या हुआ है मिडिल ऑर्डर के अंदर। जैसे ही आपको थोड़ा सा हुआ तो मिडिल ऑर्डर आपके पास है ही कोई नहीं। राइट। आगे बात करेंगे इस पे। और इमाम और क्या नाम है, फ़खर जमान ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया टॉक के टाइम भी बोला कि हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है और इस वजह से मतलब एक दूसरे को हेल्प मिलती है और एक दूसरे की गलतियाँ हम बताते हैं। मेरे ख्याल से ओपनर्स में इस तरह की केमिस्ट्री होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी। T20 के अंदर जैसे बाबर और रिजवान के अंदर केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री क्या होती है, एक दूसरे को समझते हैं कि और बताते हैं कि यार देखो ये बॉलर ऐसा है, इसकी बॉल थोड़ी यूँ हो रही है, नीचे बैठ रही है या उठ रही है, मूव हो रही है। केमिस्ट्री मिलती है, यार ये शॉट कर लो तो मैं भी खेल सकता हूँ, अगर ये इस पे एग्रेसिव है तो मुझे इस पे थोड़ा सा डिफेंस होना चाहिए। तो ये केमिस्ट्री होती है। तो फ़खर की और इमाम की बहुत अच्छी केमिस्ट्री बनी और ये बरकरार रहनी चाहिए। अब ये नहीं होनी चाहिए कि फ़खर ने अगर आज सेंचुरी की है, मैं तो कहता हूँ ये कंटिन्यूस जो है फ़खर जो है इस तरह खेले, इमाम भी इसी तरीके से रखे। हम होते क्या है, एक सेंचुरी बनाने के बाद थोड़ा सा खुद एतमादी आ जाती है या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या ये होता है वो प्रेशर नहीं रहता। हमारे खिलाड़ी जब तक प्रेशर नहीं होता, जब तक ये नहीं होता कि भाई आपके पास 1-2 मैच हैं वरना निकाल देंगे या बिठा देंगे, आपको आराम दे देंगे, प्रेशर नहीं होते, हम लोग स्कोर नहीं करते। लेकिन फ़खर और इमाम बहुत अच्छे मूड के अंदर नज़र आ रहे हैं और ये इनकी परफॉर्मेंस रहनी चाहिए। ऑफ कोर्स कंसिस्टेंसी मैटर करती है, लेकिन फ़खर की परफॉर्मेंस के बाद अब सोशल मीडिया पे एक और बहस छिड़ी हुई है। खैर एक तो पहले से ही छिड़ी हुई थी, लेकिन अब ज़्यादा इसे सोशल मीडिया को भी कुछ चाहिए, कुछ चाहिए। यस ऑफ कोर्स, फैंस को तो हमेशा कुछ ना कुछ क्रिकेट में चाहिए। खैर फैंस अब इस बात पे लगे हुए हैं कि फ़खर जमान अपने ओरिजिनल पोजीशन में बहुत अच्छा खेलते हैं, खेल के दिखाया, तो उन्हें T20I में क्यों एज एन ओपनर नहीं भेजा जाता? क्यों मिक्स करते हो भाई ओडीआई को T20 को क्यों मिक्स करते हो? अभी कोई
टेस्ट के अंदर सेंचुरी बना देगा ना, Yes. तो ये क्यों नहीं हम T20 में इसको आजमाते हैं यार भाई। वो एक अलग फॉर्मेट है, वहाँ थोड़ा रुक के खेलना पड़ता है। T20 एक अलग फॉर्मेट है। अब क्यों, अगर फ़खर ने कर दिया तो अब ये होगा कि भाई जब अगर बाबर आजम 1 डाउन ODI में आ सकता है तो वहाँ भी ODI में आए। सवाल है, क्योंकि जब आप ये सवाल जब बनता है जब बाबर ये कह रहा था कि T20 फॉर्मेट के अंदर अब कोई किसी की पोजीशन नहीं है, ओपनर जो है वो 5 नंबर पे जाके खेल सकता है, या मिडिल ऑर्डर जो है वो ऊपर आके खेल सकता है, या मिडिल ऑर्डर जो है वो नीचे जाके खेल सकता है, तो वाइड नो के फिर ओपनर जो है बाबर भी नीचे आके खेल सकता है। तो ये सवाल उस वक्त जन्म लिया था, लेकिन अभी लोग ये समझें कि वनडे फॉर्मेट एक बिल्कुल अलग है, वहाँ थोड़ा सा रुक के खेला जाता है। T20 में आपके पास टाइम इतना नहीं होता, आपको स्ट्राइक रेट का बहुत रखना पड़ता है, और 4 ओवर का जो पावर प्ले होता है उसके अंदर आपको अगर नहीं किया तो ODI में तो आपके पास टाइम है। कल भी देखें ना, फ़खर ने ये तो नहीं किया कि आगे फ़खर ने 50 ओवर में स्ट्रगल किया, थोड़ा अपनी इनिंग को बनाए, इमाम ने थोड़ी अपनी इनिंग को बनाए। टाइम होता है वहाँ पे, इनिंग्स को बना पाते हैं। T20 में नहीं होता, ये हम बस मिक्स कर जाते हैं कि टेस्ट में फॉरेन टेस्ट का खिलाड़ी T20 में खेल ले, T20 में अगर अच्छा किया तो उसको टेस्ट भी खिला दो। मीडिया टॉक में फ़खर ने खुद भी कहा कि अच्छा कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैं अच्छा खेल सकता हूँ, लेकिन ये लाजमी नहीं है कि बाबर रिजवान की जगह मैं जाके T20I में खेलूँ। तो वो भी बाबर रिजवान की पोजीशन को लेकर उन्हें बैकअप कर रहे थे। हाँ, क्योंकि आगे चलना है ना। वेल चले, ये अलग बात है। खैर, अब बात करते हैं हमारे ओपनर्स की शानदार परफॉर्मेंस के हवाले से तो हमने बात कर ली, अब बात होगी शान मसूद की, मिडिल ऑर्डर में। यस, मिडिल ऑर्डर की स्पेशली। तो क्या आपको लगा शान मसूद और आगा सलमान आगा क्यों नहीं परफॉर्म कर सके ये लोग? क्या एक्चुअली स्पेशली मैं शान मसूद की बात करूंगी, बहुत सी बातें हो रही है कि उनका कॉन्फिडेंस तोड़ा जा रहा है या वो खुद एतमादी खो चुके हैं, वाई? नहीं है, शान ने तो शान पे तो पहले रेड बॉल का था, और शान ने बहुत मेहनत की है अपने आप को ये प्रूफ करने के लिए कि मैं वाइट बॉल का भी प्लेयर हूँ, वाइट बॉल, और उसने किया। लेकिन अब शान मसूद का कुछ समझ आता है, उस पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर है या क्या है। लेकिन अगर आप देखें, जैसे मिडिल ऑर्डर की मैंने उस टाइम हल्की सी बात की थी, अब जरा लंबी बात करना चाहूँगा। आपके पास मिडिल ऑर्डर में है कौन, 2 खिलाड़ियों के अलावा? हारिस सुहेल और आगा सलमान। हारिस सुहेल आपका इंजरी का शिकार है, आपका एक मिडिल ऑर्डर रह गया। आपकी जो सबसे मसले वाली इस वक्त पाकिस्तान टीम में, तो आपका मिडिल ऑर्डर है, चाहे वो T20 में हो चाहे वो टेस्ट में हो, आपका मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लम कर रहा है। ओपनर मिडिल ऑर्डर में आके वो नहीं कर सकेंगे। शान मसूद ओपनर है ना, या वो भी अपना ओपनर ही है, वो आके नहीं कर सकेंगे अपना परफॉर्म मिडिल ऑर्डर में आके, या बहुत टाइम लगेगा। लेकिन शान मसूद को अब मेरे ख्याल से जावेद है विनिंग कम्बिनेशन तो पाकिस्तान चेंज नहीं करेगा शायद सेकंड ODI में, तो शान मसूद को परफॉर्म करना होगा, नहीं तो फिर क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले अब इतने मैचेस नहीं है कि हम शान मसूद को और ज़्यादा मौका दें। तो मुझे तो लगता है इफ्तिखार की जगह निकलती हुई नजर आ रही है। इफ्तिखार, अच्छा आपको लग रहा है इफ्तिखार की आएगा मिडिल ऑर्डर आपके पास है कौन? कुछ लोगों का कहना है कि अब्दुल्ला शफीक को खिलाना चाहिए। अब्दुल्ला शफीक दूसरा नाम जो जहन में नहीं आ रहा था, वो भी एक ओपनर है ना, आपका मिडिल ऑर्डर तो नहीं है, वो बैट्समैन मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन तो नहीं है, वो भी एक आपका ओपनर है। शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक दोनों ओपनर है, उनको आप मिडिल ऑर्डर में खिला सकते हैं, लेकिन उनसे आप फिर उम्मीदें वो नहीं रख सकते जो मिडिल ऑर्डर की एक होती है। आपका इफ्तिखार है मिडिल ऑर्डर को, आपको लेना मुझे लगता है उसकी जगह बनेगी। हारिस सुहेल अगर इंजरी को कैरी कर रहा है, या हारिस सुहेल के साथ और दूसरे बहुत सारे मसले हमेशा रहते हैं, वो अगर कैरी कर रहे हैं उसके साथ, तो आपको फिर इफ्तिखार की जगह निकालनी पड़ेगी मिडिल ऑर्डर पे। मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही आपका स्कोर करके देगा, और इफ्तिखार उस कलर के अंदर है। अब इन्होंने लिया नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपका इस पूरी सीरीज़ के अंदर आगा सलमान अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, या हारिस सुहेल जो है वो नहीं कर सका, तो इफ्तिखार की जगह बनेगी, वो स्लॉट निकल रहा है मिडिल ऑर्डर पे, आपको लाना पड़ेगा। एक और चीज़, मिस फील्डिंग भी हमें काफ़ी देखने को मिली शान मसूद। मेरे ख्याल से मिस फील्डिंग की वजह से बहुत नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा। मिस फील्डिंग तो आपका कहते हैं कैचेस विन द मैचेस, कल कैचेस भी आपसे ड्रॉप हुए, और फील्डिंग एक तो वो फील्डिंग होती है ना कि आप डाइव मार रहे हैं, आपने कोशिश की, नहीं हो सकी। नहीं, कल की फील्ड तो ऐसी थी, नीचे जाते बोला आपसे झुका नहीं जा रहा। शाहीन से मुझे लगता है तो 50 ओवर का था, 10 ओवर के स्पेल, और ये सब कुछ ज़रा अपने आप को चेंज करना ज़रा टाइम लगता है, तो मुझे लगा, लेकिन बहुत ही बुरी फील्डिंग थी। ऐसी फील्डिंग नहीं थी कि जिस पर आप मतलब नीचे चलती हुई बॉल को अगर आप नहीं रोक पा रहे या उसको थ्रो सही नहीं कर पा रहे, तो बहुत बड़ा फॉल्ट था। ये फील्डिंग जो है बहुत बहुत
वेरी करती है। बहुत सी टीमों ने जो है फील्डिंग की बदौलत 3 रन आउट अगर आप कर दें, आपका भले स्कोर कम हो, सामने वाली टीम को अगर आप 3 रन आउट कर दें, अच्छी फील्डिंग कर दें, बैट्समैन पे दबाव पड़ता है कि अगर वो अपने फुल उससे स्ट्रोक खेल रहा है और बहुत अच्छी फील्ड होगा तो उसके बैट्समैन का कॉन्फिडेंस शेक होता है। लेकिन अगर देखे कि मेरी आसान बॉल को भी वो नहीं पकड़ पा रहे। यस ऑफ कोर्स, फील्डिंग जो है एक बहुत पुरानी बीमारी है हमारी टीम की, जिस पर काम करना बहुत लाजमी है, क्योंकि एज अतीक सेड कि कैचेस विन मैचेस, तो इस पर काम करना अब भी बहुत लाजमी है। दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।